तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया। चालू कर है बड़ा छोटा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में बता रहे थे कि परिभाषा जो सबसे पहले आएगा वह है तत्वों के गुणों के समानता के आधार पर आवर्तों एवं वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण कहते हैं। इसमें शुरुआत कहां से करेंगे? पहला है रोबे-राइनर का त्रिक नियम। यह त्रिक नियम क्या कह रहा है? ट्रायड लॉ इसको कहा जाता है। इस हिसाब से तत्वों को समान गुणों के आधार पर तीन तत्व को समूह में रखने पर अगर पहले तत्व और अंतिम तत्व के परमाणु भार के योग का मध्य तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है तो उसे रोबे-राइनर के रूल के हिसाब से एक समूह का सदस्य कहते हैं। फिर एक बार हम समझा दे रहे हैं कि तीन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इस प्रकार रखें कि प्रथम एवं अंतिम तत्व के परमाणु भारों का मध्य तत्व के परमाणु भार के बराबर हो तो उन्हें एक वर्ग या समूह का सदस्य कहते हैं और इस नियम को त्रिक नियम कहते हैं। जैसे में समझना सबसे बेहतर इसका उदाहरण होता है। पहला लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक क्रम में ले रहे हैं। लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39 होता है। परमाणु भार क्रमांक नहीं है, परमाणु भार लिखा होगा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना है, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम। तो परमाणु भार परमाणु क्रमांक बेहतर होता है, क्रमांक उसका प्रोटॉनों की संख्या होती है, लेकिन परमाणु भार लगभग प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की कुल संख्या होती है। तो इसको इस रूल से जैसा ये बताया गया उस हिसाब से अगर समझाना चाहें तो हो जाएगा Li का परमाणु भार प्लस K का परमाणु भार पूरे का माध्य आधा बराबर
यानी ए का परमाणु भार बनेगा ना इसका, तो 7/39/2 बराबर यानी का कितना हो जाएगा 23 है ना, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46/2 बराबर 23। इसको काटेंगे तो क्या आया 23 बराबर 23 नहीं होगा। इसका मतलब ये जो समूह है एक तीन परमाणुओं का, यह समूह फिक नियम के हिसाब से एक समूह के सदस्य हो गए और इनके नियम का ये पालन कर रहे हैं ना। दूसरा उदाहरण ले लो। दूसरा उदाहरण है बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का। बेरिलियम का 8 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है और कैल्शियम का 40 होता है। क्लियर हो गया। तो अब इस हिसाब से इसको अगर समझाएं तो हो जाएगा 8/40/2 बराबर 24, तो 48/2 बराबर 24, काटेंगे तो 24 अर्थात 24 बराबर 24। यह भी इस नियम का पालन कर रहा है, लेकिन और आगे जाने पर यह अन्य तत्व जो है वह इस नियम का पालन नहीं करेंगे। जब से जैसे परमाणु भार बढ़ेंगे तो परमाणु भार चूंकि अनियमित होता है, और जब अनियमित होगा परमाणु क्रमांक की तरह तो नियमित रूप से कंटिन्यूअस बढ़ेगा नहीं। जैसे परमाणु क्रमांक क्या कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा परमाणु भार नहीं होता। परमाणु भार में किसी परमाणु भार अगर 7 हो तो अगले वाले का 8 नहीं हो सकता, अगले वाले का 9 नहीं हो सकता, 7 है तो हो सकता है 11 हो जाए, हो सकता है 17 हो जाए, हो सकता है 15 हो जाए। ऐसे उसके अनियमित क्रम होंगे, क्रम नहीं होते हैं। तो जब क्रम नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है ना कि वह एक नियमित गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो जब ज्यादा तत्व हो गए तो इसमें डोबेराइनर के रूल का पालन नहीं हो सका। ठीक, तो जब डोबेराइनर का रूल का पालन नहीं हुआ तो अब नियम बदलेंगे, कितने बदलेंगे। इसके तुरंत बाद एक और नियम आया जिसको न्यूलैंड का नियम कहते हैं। तो दूसरा हम समझाते हैं, दूसरे में वह नियम था तत्वों को व्यवस्थित करने का, वो था न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसकी वो जो है ये समझो कि सोरो पेपर था, इसको सन 1864 ईस्वी में 1864 ईस्वी में इसके बारे में बताया गया। ये बताया गया कि अगर क्रम से 8 तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो संगीत के स्वरों या सूत्रों की भांति प्रथम और 8वें तत्व का गुण समान हो जाता है। ओके, जैसे संगीत का स्वर क्या है, संगीत का स्वर या सूत्र यहां से लेते हैं सा रे गा मा प ध नी। आप सा छोड़ गए, सा यही है ना, यही से घूम के आगे नहीं आ जाओगे, ध्यान में लिखना है। जैसे सा रे गा मा प ध नी सा। अब आशा इधर भी होना चाहिए था, ऐसा होता 7 स्वर है ना, हम 8वां कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ही है। हाँ, अलग से इसको अब हमारे इसको स्वर बनाना नहीं है, गाना वाला नहीं है, इसको सब उसके गुणों की व्याख्या करवाना है। तो सारे गामा पौधा नीसा हो गया, इन्हें कि नी धा प मा गा रे सा, सानी धपा मग रे सा, ऐसा होता है ना। सारे गामा पौधा नीसा नीसा आसानी धपा मग रे सा। मतलब चाहोगे ऐसे सा करोगे ना तो दोनों तरफ से बोलोगे तो आसानी से बोला जाएगा। बोल के देख लो, सारे गामा पौधा नीसा, ऐसा है ना, आसानी धपा मग रे सा, सारे गामा पौधा नीसा सानी धपा मग रे सा। सीधे सीधे बोलोगे ना, आराम से बोला जाएगा। तो इसमें एक को काट रहे हैं, इसमें शुरू कर रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आखिरी गैस खोजे नहीं गए थे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये बाद था पोटेशियम और कैल्शियम। ये इतने तत्वों तक के बारे में व्याख्या किया गया। तो जब इसमें हम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ लिथियम देखो, लिथियम बेरिलियम हो गया, यानी सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का गुण एक जैसा होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का गुण एक जैसा होगा। ये तो त्रिक नियम में ही स्पष्ट हो गया है, बताया होंगे त्रिक नियम में। ये देखो ये समूह बने थे समान गुण वाले से, इनका गुण आपस में समान होता है, इनका गुण यही है, इनका समान होता है। हालांकि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में है तो परमाणु भार इसका कितना बोले याद है? 7, इसका 8, इसका 9, इसका 12 हो गया, याद है ना? ये 14 हो गया, ये 16 हो गया, फ्लोरीन याद होगा 17, सोडियम 23 हो गया, मैग्नीशियम 24 हो गया, एल्यूमिनियम 26 हो गया, सिलिकॉन का हो गया तुम्हारा 28, फास्फोरस का 30, सल्फर का 32 याद आया, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। ये क्रम होता है, ये इस क्रम में होता है। बताओ सही तरीके से देखते हैं तो क्रम कहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना? गुण कहीं कहीं मिल गया, अर्थात डोबेराइनर का जो ये अष्टक नियम था, 8 गुण वाला नियम, इसमें शुरू करते हैं, इसको गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 के बाद 7 और 8, 8वां गुण समान है ना? नहीं क्लियर हो पाया, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां एक जैसा हो गया। यहाँ से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां गुण कैसा हो गया? यहाँ से गिन रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां गुण कैसा हो गया? मतलब जो ये बात जितना के लिए कहे थे उतने के लिए गलत नहीं था, सही था। ना ये जितने तत्वों के लिए इन्होंने बात कही उतना तो लगभग सही कर दिया कि अगर हम जहाँ से शुरू करते हैं उसको पहला तत्व मान लें तो उसके बाद क्रम से अगर हम 8वें तत्व तक आते हैं ना तो पहला और 8वें तत्व का गुण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। इसे न्यूलैंड द्वारा चूंकि खोजा गया था इसलिए इसको न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। इसको ऑक्टेव्स नोट कहा जाता है। इसका रूल जो था उसको दिया गया ऑक्टेव्स नोट। इसको ऑक्टेव नोट के सूत्र में जांचा गया। फिर भी जब तत्वों की संख्या बढ़ी तो इनका भी ये जो वर्गीकरण है ये फेल कर गया। इसके बाद तीसरा जो आया उसे कहते हैं मेंडलीफ का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें इन्होंने 2 स्तर पे इनका वर्गीकरण किया, एक मूल आवर्त नियम और एक संशोधित आवर्त नियम का निर्माण किया। मूल आवर्त नियम के बारे में पहले बात करते हैं तो यहां हो जाएगा पहले मूल आवर्त नियम। मूल आवर्त नियम एक लाइन का है। इनके जो मूल आवर्त नियम है उसे बताया गया कि तत्वों को यदि परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा जाएगा तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होंगे। नहीं समझ आया? फिर बोल रहे हैं अगर तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उस तत्व का भौतिक गुण या रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होंगे। क्लियर हो गया? यानी तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी रिजल्टेंट ऑफ पीरियोडिसिटी होगा। पीरियोडिसिटी क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन ये है इतना जरूर समझो एक का लक्षण दूसरे के लक्षण से अगली लाइन में एक जैसा हो जाए। अगर हम इसे लाइन इसी को मान लें, इसी को हम लाइन बना लें तो इसको हम आवर्त बना लें और इसे वर्ग बना लें तो जब यह अगले पहले आवर्त का इसको दूसरे आवर्त में रखेंगे ना तो इसका इसके गुण के साथ टैली कर जाए। तो आवर्ती फलन हो रहा है नहीं हो रहा है? मैंने पहले आवर्त फिर उसके बाद दूसरे आवर्त फिर उसके बाद तीसरे आवर्त। तो जैसे जैसे आवर्त नीचे की तरफ आ रहा है उनके गुण कैसे हो रहे हैं? समान होते जा रहे हैं। तो जो नीचे की तरफ आ रहे हैं वास्तव में एक वर्ग के सदस्य है ना, यानी एक ही वर्ग के सभी सदस्यों के गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। क्लियर हो गया? तो आवर्ती फलन समझ में आया शब्द?
कि आवर्ती फलन यानी बार बार जब आवर्त बदलता जाता है तो उनके जो तत्व हैं वो अपने गुणों में क्या प्रदर्शित करते हैं, समानता, यानी उनके रासायनिक गुण समान होंगे, उनके भौतिक गुण लगभग गुण समान होंगे। ऐसा उन्होंने पहली बार के आवर्त सारणी में लिया था। यानी मूल आवर्त सारणी का अगर हम नियम देखें तो तत्वों के भौतिक, छोटा कर दिए, भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये उसका नियम था। नियम हम कह रहे हैं 60 नियम जो उसको नियम में रखे, ये उसका नियम था कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में यदि तत्वों को रखें तो परमाणु भार उनके भौतिक और रासायनिक गुण का आवर्ती फलन प्रदर्शित करता है। तो अब उस आधार पर इनका वर्गीकरण करना पड़ेगा, और उस आधार पर वर्गीकरण करने में दो चीजें तो सामने आई गई। पहला कि तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में, पहला लाइन हो गया। दूसरी लाइन क्या होगा, उनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, इनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होंगे। क्लियर हुआ ना। अब इसी के लिए उन्होंने सारणी बनाई। सारणी उन्होंने क्या बनाया, आवर्त उन्होंने दिया, यानी क्षैतिज पंक्तियां उन्होंने व्यवस्थित की, और क्षैतिज पंक्तियों को इन्होंने आवर्त कहा। और जो स्तंभ बनाए उन्होंने 8 स्तंभ बनाए, उन्हें 8 स्तंभ को उन्होंने वर्ग कहा। और क्षैतिज पंक्तियों को ही इन्होंने 10 और क्षैतिज पंक्तियों में बांटने का काम किया, जिसे इन्होंने श्रेणियां दी। लेकिन बाद में इनके इस परमाणु भार का जो क्रम था वो नियमित नहीं मिला। समझिए, परमाणु भार का क्रम नियमित होता है क्या, नहीं होता है। तो इन्होंने अपने ही नियम को संशोधित करवा दिया, और उसका सहयोग मिला मोजले का। मोजले द्वारा संशोधित आवर्त सारणी जो बनाई गई उसे संशोधित किया गया। और दूसरा आ गया संशोधित आवर्त नियम। बस नियम बता रहा हूं, बाकी के सारणी के बारे में बात बताऊंगा। नियम सिर्फ एक लाइन का है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ये बात जो है बात काफी प्रभावी रही, और इसी पे सारे वर्गीकरण किए गए। यानी संशोधित आवर्त सारणी का जो संशोधित नियम आया, आवर्त नियम, उस नियम में बताया गया कि तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके भौतिक और रासायनिक उन्हीं परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अब चूंकि नियम कंफर्म हो गया, और इसकी जानकारी, इसका जो श्रेय जाता है वह मोजले को जाता है, क्योंकि मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की है। याद है? परमाणु क्रमांक के बारे में पहले जानकारी किसने दिया था, मोजले ने। अर्थात मोजले द्वारा जो परमाणु क्रमांक को मुख्य तत्वों का गुण बताया गया, उसी आधार पर इनके वर्गीकरण को किया गया, और ये हो गया कंफर्म कि तत्वों को यदि हम परमाणु क्रमांकों के रूप में व्यवस्थित करें, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखें, तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, तो उनके गुणों की व्याख्या हम आसानी से कर लेंगे। और इससे जो सारणी बनाई गई वह काफी प्रभावी रही, और उस सारणी से तत्वों का सही वर्गीकरण किया गया। तो आगे वर्गीकरण के लिए सारणी का नियम बताएंगे, लेकिन आज का जो ये जितना भी टॉपिक था, यानी जिस तरह से इनकी यहाँ तक हम लोग वर्गीकरण को ले आए हैं, ये यही था। ओके।